मुंबई में एक पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन का नाम है DN नगर पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन अंधेरी वेस्ट में पड़ता है। इसी अंधेरी वेस्ट के इस पुलिस स्टेशन DN नगर पुलिस स्टेशन में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तैनात हुआ करते थे। इनका नाम था राजेंद्र ढोंडू भोसले। तो राजेंद्र भोसले साहब इस DN नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे और करीब 2008 से लेकर 2015 तक, आखिरी के अपने करियर के 7 सालों। जब उस पुलिस स्टेशन में आए तो हर एक पुलिस वालों को बीट के हिसाब से काम भी दिया जाता है। कुछ पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में महारत होती है, कोई किसी और काम में, कोई कोर्ट के कानून और या कोर्ट में पेशी, इन तमाम चीज़ों में। राजेंद्र भोसले की काबिलियत ये थी कि वो गुमशुदा बच्चों की तलाश के माहिर थे। जो किडनैप हो जाए या फिर बच्चे गायब हो जाए, तो उन्होंने इतने सारे केस सॉल्व किए थे कि उन्हें इसके बारे में बड़ी बारीक जानकारियाँ थी। और इसीलिए उनके सीनियर अफसरों ने कहा कि एक काम करो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भोसले को DN नगर पुलिस स्टेशन में जो भी गुमशुदगी के केस आए वही दे दो। अब भोसले साहब ने अपनी एक टीम बनाई और इस टीम के साथ वो किडनैप हुए हुए बच्चे जो अगवा कर लिए जाते हैं या जो गुम हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के केसेस को हैंडल करने लगे। अपने करियर के आखिरी 7 सालों में इस पुलिस स्टेशन में आने के बाद उनके पास कुल 166 केसेस आए, जो गुमशुदगी के भी थे, मिसिंग या फिर किडनैपिंग के। और अपनी टीम के साथ मिलकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भोसले ने इनमें से 165 केसेस को सुलझा लिया। या तो उन बच्चों को बरामद कर लिया, उसकी सुराग लगा लिया, पता कर लिया और वो बच्चे अपने अपने घरों को लौट आए। इसको लेके उनकी बड़ी तारीफ भी हुई, बड़ी शाबाशियाँ भी मिली और एक तरह से वो मिसिंग बच्चों को ढूंढने के एक्सपर्ट्स माने गए। आखिरी के 7 साल रिटायरमेंट से पहले तक वो इसी काम में लगे रहे और कमाल ये कि 165 केस को उन्होंने सॉल्व कर दिया। अब सिर्फ उनके पास एक आखिरी केस बचा था, केस नंबर 166, 166 नंबर केस। ये केस था एक ऐसी बच्ची का जो 2013 में गायब हो गई थी और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। 2013, 14, 15 तक थे भोसले साहब, वो इस केस पे लगे रहे, बाकी केस सॉल्व करते रहे, लेकिन केस नंबर 166 वो सुलझा नहीं पा रहे थे। उन्होंने तमाम कोशिश की, यहाँ तक कि आलम ये था कि उनका घर इस इलाके से दूर था और वो अक्सर ट्रेन से अपने पुलिस स्टेशन आते और घर जाते। तो केस नंबर 166 की जो बच्ची थी, जो मिसिंग थी, और उस वक्त उसकी उम्र थी करीब 7 साल, वो उसकी तस्वीर अपनी जेब में रखा करते थे। इवन जब ट्रेन में भी वो जाते, घर आने जाना होता पुलिस स्टेशन, तो ट्रेन में तमाम मुसाफिरों को दिखाते, उनसे पूछते, अपने पड़ोस में या जहाँ भी ड्यूटी के सिलसिले में जाना होता, उन लोकल लोगों से पूछते, तस्वीरें दिखाते कि इस बच्ची के बारे में कोई जानकारी, कोई सुराग। तमाम कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं हुए। 2015 आ गया और 2015 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भोसले रिटायर हो गए। उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही अफसोस था, और वो ये कि उन्होंने तमाम केस तो सुलझा लिए, केस नंबर 166 वो अनसुलझा छोड़कर जा रहे, रिटायर हो रहे। और यही वो चीज़ थी जिसने उन्हें एक तरह से रिटायरमेंट के बाद भी एक अफसर बनाए रखा। उन्होंने कहा कि बेशक मैं पुलिस की सेवा से रिटायर हो गया हूँ, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करूँगा ताकि उसके घर वालों तक उस बच्ची को पहुँचा सकूँ। और ये वो जज्बा था कि रिटायरमेंट के बाद भी वो जहाँ जहाँ जाते उस बच्ची की तस्वीर ले जाते, उस लोगों से पूछते, उसका कोई सुराग ढूंढते। और ये सिलसिला रिटायरमेंट के आखिरी 7 सालों तक चलता रहा। वो बीच बीच में उस बच्ची के घर भी जाते, घर वालों से मिलते, उन्हें दिलासा देते कि एक दिन लौटेगी, मैं ढूंढूंगा, मैं लाऊंगा। और उनका इतना शानदार रिकॉर्ड था कि 165 केस उन्होंने सुलझाए। तो उन घर वालों को भी यकीन था कि शायद भोसले साहब सही कह रहे हैं, वो एक दिन उनकी बेटी को ढूंढ लाएंगे। वक्त बीतता रहा। आखिरकार 2022 में करिश्मा होता है और इसी अगस्त के महीने में, बल्कि सिर्फ 5 दिन पहले केस नंबर 166 सुलझ जाता है।
वो बच्ची अपने घर को लौट आती है, लेकिन उसके साथ आती है एक ऐसी कहानी जिसे आप सुनेंगे तो आप यकीन मानिए कहेंगे कि शायद ऐसी कहानी आपने नहीं सुनी होगी। 22 जनवरी 2013 केस नंबर 166 की पूरी जानकारी अब मैं आपको दे रहा हूँ। 22 जनवरी 2013 की तारीख थी। एक 7 साल की बच्ची जो इसी अंधेरी वेस्ट में रहती थी, बेहद गरीब घर से, लेकिन परिवार ठीक ठाक था और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो बच्ची वहीं स्कूल में, एक पास में थोड़ी दूर पर स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ा करती थी और उसके साथ उससे 1 साल उम्र में बड़ा उसका भाई स्कूल जाया करता था। 22 जनवरी 2013 को भी भाई बहन स्कूल के लिए घर से निकले। उस दिन उनके दादा ने बच्ची के 10 रुपये दिए उस लड़की के भाई के हाथ में। उन्होंने कहा कि तुम दोनों स्कूल जा रहे हो, ये 10 रुपये रख लो आइसक्रीम के लिए, 5 रुपये तुम्हारे लिए, 5 रुपये तुम्हारी बहन के लिए। भाई ने वो पैसे रख लिए, दोनों स्कूल गए। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हुई, दोनों स्कूल से साथ निकले। अब सड़क किनारे फुटपाथ पर दोनों भाई बहन चल रहे हैं। बाहर निकलते ही बहन ने आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश जताई और भाई से कहा कि मेरे हिस्से के वो 5 रुपये मुझे दे दो जो दादा ने दिए। भाई ने कहा कि चल अभी देता हूँ, थोड़ा रुक जा, पर उसने कहा नहीं, मुझे तुम अभी दे दो वरना तुम दोनों आइसक्रीम खा जाओगे। अक्सर जो बच्चों में होता है। भाई ने उसको उस वक्त दिया नहीं। बहन गुस्सा हो गई, उसने कहा जाओ, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगी जब तक तुम पैसे नहीं दोगे। भाई को लगा ऐसी लड़ाई पहले भी हुई थी, वो पीछे पीछे आ जाएगी। वो आगे बढ़ गया, थोड़ी दूर आगे गया, उसका पलट कर देखा तो देखा उसकी बहन उसके पीछे नहीं आ रही। अब वो परेशान हो गया, ढूंढने लगा। उसने कहा कि चलो मैं आइसक्रीम भी खिला रहा हूँ, आवाज़ दे रहा अपनी बहन को, लेकिन बहन नहीं मिल रही। अब भाई को बड़ा डर भी लगा कि घर में क्या कहेगा, लेकिन वो भागता है, तमाम ढूंढने के बावजूद घर पहुँचता है और घर वालों को सारी बात बताता है। घर वाले समझते हैं कि कहीं नाराज़ होकर आसपास में छुपी बैठी होगी। वो उसे ढूंढते हैं, तलाश करते करते शाम हो जाती है। शाम तक वो बच्ची मिलती नहीं, ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं। अब घर वालों को फिक्र होने लगी और इसके बाद पूरा परिवार डीएन नगर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। डीएन नगर पुलिस स्टेशन में उस वक्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र डोंडू भोसले इस काम के लिए माहिर माने जाते थे। उनके पास फिर एक केस आया एक गुमशुदा बच्ची का। उन्होंने घर वालों को दिलासा दिया, उसके बाद अपनी तफ्तीश शुरू की। भाई का बयान लिया, भाई ने पूरी कहानी बताई। उस पूरे स्कूल से घर के रास्ते और आसपास के जो सारे रास्ते थे उन पर पुलिस ने अपनी छानबीन की, लोगों से पूछा, तस्वीरें दिखाई, कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, सारे केस सुलझते गए। फिर 2015 में भोसले साहब रिटायर हो गए, पर बच्ची मिली नहीं। इधर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। इकलौती बेटी थी और सब उसे बहुत प्यार करते थे, खासतौर पर उसके दादा, उसका भाई भी, माँ बाप भी। अब हर पल हर दिन उनके लिए एक पहाड़ जैसा था। दर दर भटक रहे थे, अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, अपनी पोती को ढूंढ रहे हैं, वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता। इस दौरान में बहुत सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सामने आए। इलाके में जो लोग काम करते हैं, कई ऐसे NGOs भी आए। सोशल मीडिया पे भी इस बच्ची की तमाम जानकारियाँ दी गई। बहुत सारे लोग इस बच्ची की तलाश में जुटे, पोस्टर पम्फलेट सारे चिपकाए गए और बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवक वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को ढूंढने में मदद करते हैं। फिर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो था, उस पर गूगल से लेकर फेसबुक तमाम जगहों पर उस बच्ची की जानकारी डाली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान अब लगभग 9 साल बीत चुके थे। 4 अगस्त 2022 की तारीख आ गई। ये वो तारीख थी जो इसमें करिश्मा हुआ। 4 अगस्त की बात 2022 शाम के करीब 7:30 बजे थे। एक इसी अंधेरी वेस्ट में एक शख्स रहता था जो समाज सेवा का काम करता था। उसका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक के मोबाइल पे एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है, सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो लड़की कहती है कि आपका नाम रफ़ीक है और आप ऐसे ऐसे एक संगठन से जुड़े हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। वो कहता हाँ। वो लड़की कहती है कि आप किसी ऐसी बच्ची की भी तलाश कर रहे हैं जिसको गुम हुए हुए 9 साल हो गए हैं, जिसका ये नाम है, जो अंधेरी वेस्ट में रहती है। रफ़ीक कहता हाँ। तब उधर से आवाज़ आती है कि ठीक है, मैं अब आपको वीडियो कॉल कर रही हूँ, आप वीडियो कॉल पे आइए।
वो फ़ोन कट जाता है, दोबारा वीडियो कॉल किया जाता है। अब रफ़ीक वीडियो कॉल पे है, उधर से दूसरी लड़की वीडियो कॉल पर है और वो कहती है कि अब मैं आपको एक लड़की को दिखा रही हूँ, आप ज़रा देख कर बताइए कि क्या आप इसी को तलाश कर रहे हैं। रफ़ीक उस लड़की को देखता है और चौंक उठता है। अक्लमंदी ये करता है कि उस वीडियो कॉल उस बच्ची की तस्वीर पूछता है, नोट करता है। फ़ोन काटने के बाद रफ़ीक सीधे भागता है उस बच्ची के घर पर, उसके माँ बाप के पास जाता है और जाने के बाद वो जो स्क्रीनशॉट लिया था उसने, वो वीडियो कॉल का, वो उस बच्ची के माँ बाप को दिखाता है। माँ फ़ोटो देखते ही रोने लगती है, कहती यही हमारी गुड़िया है। गुड़िया उसका असली नाम नहीं है क्योंकि वो नाबालिग है, इसलिए मैं नाम बता नहीं रहा हूँ। माँ बाप देखते ही, अब ये खुशी के आंसू थे या फिर क्या थे नहीं मालूम, लेकिन वो रोने लगते हैं। रफ़ीक को यकीन हो गया कि ये वही बच्ची है जिसको हम लोग 9 साल से तलाश कर रहे हैं। इसके बाद अब रफ़ीक माँ बाप को लेकर फ़ौरन DN नगर पुलिस स्टेशन जाता है। DN नगर पुलिस स्टेशन में ये केस हर एक की ज़ुबान पर था। चूँकि भोंसले साहब रिटायर होने के बाद भी अक्सर थाने आते और इस केस की भी जानकारी लेते थे, अपडेट लेते थे। इसी दौरान में किसी ने भोंसले साहब को ही फ़ोन किया। DN नगर पुलिस को पता चला, पुलिस फ़ौरन हरकत में आई। परिवार को लेकर रफ़ीक के साथ एक उसी अंधेरी वेस्ट के एक दूसरे किनारे पर, एक दूसरे इलाके में, एक दूसरे मोहल्ले में उस बताए हुए पते पर पहुंचती है। वहां जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता है। एक बच्ची बाहर निकलती है। बच्ची को देखते ही जो माँ थी वो बदहवास और रोने लगती है और बच्ची भी बस कुछ सेकंड के लिए पहले तो माँ को पथराई नज़रों से देखती है और फिर अचानक वो चीखते हुए जाकर उस औरत से गले लग जाती है और वो माँ माँ करने लगती है। बच्ची भी अपनी माँ को पहचान चुकी थी, माँ अपनी बेटी को पहचान चुकी थी। तब तक फिर पिता भी आ गए, भाई भी आ गए, सारे लोग आ चुके थे और सभी एक दूसरे को पहचान चुके थे। अब ये तय हो गया कि ये वही बच्ची है जो 22 जनवरी 2013 को गायब हुई थी। अब उसके बाद उस बच्ची को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, माँ बाप के साथ कागजी कार्रवाई होती है और फिर उस बच्ची को उसके माँ बाप को सौंप दिया जाता है। ये कहानी का एक पार्ट है। अब सवाल ये है कि 9 साल के बाद ये करिश्मा हुआ कैसे, वो बच्ची मिली कैसे। 7 साल की गुम बच्ची अब 16 साल की हो चुकी थी। तो ये पूरी कहानी भी सामने आई और इस कहानी के सामने आने की वजह थी एक शख्स जिसका नाम था हैरी जोसेफ डिसूजा, उम्र 50 साल, जो इस वक्त DN नगर पुलिस स्टेशन की हिरासत में है। कहानी ये थी कि 22 जनवरी 2013 को जब भाई बहन स्कूल से निकले, दादा के 10 रुपये में से 5-5 रुपये का हिस्सा होने लगा। बहन ने कहा वो मुझे 5 रुपये दे दो मेरे हिस्से के, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। भाई ने इनकार किया और बहन रूठ गई और वो भाई से पीछे पीछे चलने लगी, रुक गई। भाई को लगा वो आएगी, भाई आगे बढ़ गया और बस इसी पर ये जो शख्स था हैरी जोसेफ डिसूजा ये सब कुछ देख रहा था और वो बच्ची के पीछे पीछे चल पड़ा। वो ये भी सुन चुका था कि बच्ची आइसक्रीम मांग रही है भाई से, भाई पैसे नहीं दे रहा है। भाई अब आगे था, बहन अकेली थी। डिसूजा उसके करीब जाता है, कहता बेटा चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। 7 साल की बच्ची, समझ और अकल इतनी है नहीं, आइसक्रीम के लालच में आ गई। उसने कहा ठीक है अंकल। उसके बाद वो उसे गोद में उठाता है, आइसक्रीम दिलाता है और फिर एक दूसरी गली से लेकर निकल जाता है और फिर ले जाने के बाद वो उसे अपने घर ले जाता है। उसी अंधेरी वेस्ट में जिस इलाके में इस बच्ची का घर था, उस घर से इसके घर की दूरी मुश्किल से 500 मीटर की, सिर्फ 500 मीटर। अब वो उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। डिसूजा की एक बीवी सोनी, इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी और इन्हें औलाद की चाहत थी। शादी को कई साल हो गए थे, कोई औलाद पैदा नहीं हुआ। तो इन दोनों की नीयत बुरी नहीं थी उस वक्त, लेकिन जिस तरीके से जो काम किया वो गलत था, कानून के ख़िलाफ़ भी था। इन्होंने ये सोचा कि हमारी तो कोई औलाद है नहीं, चलो कोई औलाद पालते हैं। वो गोद भी ले सकते थे, लेकिन एक तरह से उन्होंने किडनैप किया इस बच्ची को, उठाकर घर ले गए और फिर घर ले जाकर उसकी अच्छे से सेवा भी की। उसे खूब प्यार दिया, खाना वाना खिलाया। बच्ची को भी कुछ ऐसा लगा नहीं, उसे लगा कि अच्छा है तो आइसक्रीम भी दे रहे हैं अंकल, अच्छे लोग हैं, खाना भी मिल रहा है, पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब बच्ची खुश खुश
लेकिन उसे अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं कि सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन इधर बच्ची, अब डिसूजा और उसकी बीवी अखबारों में और फिर पम्पलेट और पोस्टर छप गए। अब डिसूजा और उसकी बीवी घबरा गई, चूँकि घर की दूरी बहुत करीब है जहाँ से बच्ची जहाँ रहने वाली है। उन्हें लगा कि कहीं पुलिस या कोई पड़ोसी खबर न कर दे और वो पकड़े न जाए। वो डर गए। उसी डर की वजह से उस बच्ची को लेते हैं और दोनों फिर मुंबई से कर्नाटक पहुंच जाते हैं। कर्नाटक जाने के बाद कुछ दिन वो लोग अपने पैतृक घर पर रहते हैं, उनका अपना जो घर था, और फिर उसके बाद उस बच्ची को कर्नाटक के एक स्कूल के हॉस्टल में डाल देते हैं ताकि मुंबई में किसी को भनक न लगे। और बच्ची को समझा देते हैं कि हाँ तुम्हें अभी पढ़ना है, माँ बाप ने सब कहा है। बच्ची भी कुछ कहती नहीं है और बच्ची वहाँ हॉस्टल में है और वहाँ पे उसके माँ बाप का नाम उन्होंने अपना लिखा दिया। और उसके बाद फिर वो वहाँ कुछ वक्त तक रहते हैं, फिर वापस मुंबई आ जाते हैं। 2013 में बच्ची गायब हुई थी। 3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 3 साल तक सब कुछ ठीक था। इन 3 सालों में उस बच्ची का उन्होंने ख्याल भी अच्छे से रखा। लेकिन 2016 में कहानी बदल जाती है। 2016 में अचानक डिसूजा और सोनी ये दोनों एक और बेटी को जन्म देते हैं। पहली बार अपनी औलाद को जन्म देते हैं। जिस औलाद की चाहत में उन्होंने एक दूसरे की गोद को उजाड़ा, एक दूसरे की बेटी को अगवा किया, इत्तेफाक से उसके अगवा करने के 3 साल के बाद खुद उनकी अपनी बेटी पैदा हो गई। अब जब अपनी बेटी पैदा हुई तो जिस बच्ची को इन्होंने अगवा किया था इस नियत से कि उसे अपने बेटी की तरह पालेंगे, वहीं पर उनका मन बदल गया। अब अपनी औलाद से मोहब्बत बढ़ गई और वो औलाद जिसे इन्होंने बेटी समझकर ये सोचा था कि पालेंगे, अब वो उनके लिए पराई हो गई, सौतेली हो गई। और यहीं से उनका बर्ताव भी उस बच्ची के लिए बदल गया। 3 साल तक जिसे प्यार दिया, अब वो उनके लिए आंखों की किरकिरी बन गई। इसके बाद ये लोग वहाँ से मुंबई आ जाते हैं। उस बच्ची को अपने साथ लाते हैं और घर में ही रखते हैं। घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि घर से बाहर जाएगी तो ये कुछ बोल भी सकती है। इधर तब तक बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है। 7 साल में बहुत सारी चीज़ें उसे याद भी नहीं थी, लेकिन माँ बाप का चेहरा याद था। अब मुंबई आते हैं, लेकिन उस बच्ची को वो घर में रखता है, किसी से मिलने जुलने नहीं देता, खेलने के लिए नहीं देता, ताकि ये बच्ची किसी को बता ना दे। अब बच्ची वहीं घर में है और उसकी अपनी बेटी जो है बड़ी हो रही है और इधर इस बेटी से अब उन्हें नफ़रत हो रही है। और अब वो उसके साथ जानवरों और गुलाम जैसा सलूक करते हैं। घर के सारे काम कराते हैं, अपनी बेटी की देखभाल के लिए उसकी ड्यूटी लगाते हैं, उसे खाना भी कम देते हैं। मतलब आप उसके ऊपर जुल्म शुरू कर देते हैं। थोड़ा वक्त और बीतता है, अब ये थोड़ी बड़ी होती है, तो फिर ये दूसरों के घरों में एक दाई के तौर पर अपनी उस मासूम बच्ची को काम के लिए भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि वो पैसे कमाए और उस पैसे से इनका घर चले। अब वो छोटी सी जिसको इन्होंने अगवा किया था, वो आस पड़ोस के घरों में दाई का काम कर रही है। उसको भरपेट खाना भी नहीं दे रहे हैं, उसके साथ जुल्म भी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी औलाद हो चुकी थी। ये सिलसिला चलता रहा। इत्तेफाक की बात है कि इसी 2022 में इन्होंने, करीब जनवरी या फरवरी का महीना था, पहली बार इस बच्ची को अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक घर में नौकरी पे लगाया। और इस बच्ची का काम ये था कि उस घर में भी एक बच्चा था, उसकी देखभाल, बेबी सिटिंग, देखभाल करनी थी बस। अब ये वहाँ पे उस घर में काम करने लगी। उस बच्चे की खुद बच्ची है, लेकिन उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन अब उसकी उम्र लगभग 15-16 साल हो चुकी थी। तब उस घर में वो बतौर दाई उस बच्चे की देखभाल का काम करती है। इत्तेफाक से उस घर में एक और काम करती थी लड़की, इसका काम था सिर्फ बच्चे को देखना, उसका काम था घर की साफ़ सफाई, खाना बनाना। तो अब दोनों एक ही घर में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों में बात होती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। और वो जो दूसरी काम करने वाली आती थी, वो अपना काम ख़त्म करके अपने घर चले जाती थी। इससे पूछती थी कि तुम्हारा घर कौन है, कहाँ है, कौन कौन है। घर वाले ने इतना डरा रखा था कि इसने पहले कभी मुंह नहीं खोला। लेकिन जब उससे 5-6 महीने की दोस्ती हो गई, तब उसने एक दिन धीरे से उसको बताया कि मैं अपने माँ बाप की असली बेटी नहीं हूँ। मैं जब स्कूल से आ रही थी, मेरे माँ बाप के नाम पर उन्होंने मुझे उठाया था और पहले बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन फिर उनकी बेटी हो गई, मुझे मारते पीटते, पूरी कहानी सुना दी। तो उसने कहा कि मतलब तुम गुमशुदा बच्ची हो? उसने बोला हाँ। वो जो दूसरी लड़की काम करती थी, वो थोड़ा पढ़ती लिखती भी थी और सोशल मीडिया पर भी थी। आजकल बच्चे सब मोबाइल पर खूब रहते हैं। उसने उससे पूछा कि अच्छा तुम्हारा अपना नाम वाम पता है? उसने सब नाम बताया। उसे अपने घर का पता ठीक से याद नहीं था,
लेकिन ये था कि जिस लोकेलिटी में उसने कहा क्या यही अंधेरी में है, लेकिन कहाँ पे घर है मुझे याद नहीं है। उस बच्ची ने अब गूगल करना शुरू किया, सोशल मीडिया पे जाना शुरू किया और गुमशुदा बच्चों की जो तलाश के लिए सारी चीज़ें लोग डालते हैं वो सब देखना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते उसे अचानक इस बच्ची के बारे में काफ़ी सारी जानकारी गूगल पे और उस पर मिल गई, फेसबुक और उस पर लोगों ने अलग अलग पोस्ट डाल रखा था। अब जब उसने देखा तो उसे पता चला कि इसका असली नाम क्या है, इसका पता क्या है, लेकिन पता नहीं था उस वक्त, बस ये था कि ये गुम है, कोई इनाम दे। तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ था, तो उसने ऐसे 5 फ़ोन नंबर निकाले उसी सोशल मीडिया से। उन 5 नंबरों पे अब उसने कॉल करना शुरू किया और इधर ये बात हुई कि किसी को बताना नहीं है और वो बच्ची बिना घर में कुछ बताए हुए डेली आती, काम करती और घर वालों को जाहिर ही नहीं करने देती। अब दूसरी लड़की ने 5 नंबर पे हर एक को कॉल करना शुरू किया। पहले 4 नंबर बंद थे, बड़ी वो मायूस हो गई, बट उसने 5वां नंबर जब मिलाया तो घंटी बजी। वो 5वां नंबर जिस शख्स ने उठाया था वही मोहम्मद रफ़ीक था, जो एक कार्यकर्ता था, एक NGO चलाता था, उसके लिए काम करता था। उस बच्ची ने रफ़ीक को फ़ोन किया और उसने कहा कि एक 2013 में बच्ची गायब हुई थी जिसका नाम ये है, आप लोगों ने इसके बारे में डाल रखा और उसमें से एक नंबर आपका, क्या आप इस बच्ची को तलाश कर रहे हैं? रफ़ीक ने कहा हाँ हम लोग तलाश कर रहे हैं। तब उसने कहा कि 1 मिनट मैं वीडियो कॉल करती हूँ, आपको चेहरा दिखाती हूँ, आप पहचान कर बताइए, क्योंकि उस वक्त की तस्वीर एक 7 साल की बच्ची की थी। अब वो इस वक्त एक 16 साल हो चुके थे, उसके 9 साल बीत चुके थे। उसने वीडियो कॉल करके उस बच्ची को, जो अब 16 साल की हो चुकी है, दिखाया रफ़ीक को। रफ़ीक उस बच्ची के नैन नक्शोलिया को देखते ही पहचान गया कि यही है और उसने फिर स्क्रीनशॉट लिया, फिर घर गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन गया, फिर वो लोग आए और इस तरह से डिसूज़ा के घर पर जाने के बाद डिसूज़ा और उसकी बीवी सोनी, इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। अब डिसूज़ा की अपनी बेटी 6 साल की हो चुकी थी। करीब 9 साल से गुम एक बच्ची इस तरह से बरामद हो गई, लेकिन कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। अब वो बच्ची मिल गई, डिसूज़ा पकड़ा गया, डिसूज़ा के और उसकी बीवी के ऊपर किडनैपिंग के केस लगे और बाकी चार्जेस लगे। अब कायदे से दोनों को गिरफ्तार होना था, पर पुलिस ने सिर्फ डिसूज़ा को गिरफ्तार किया, DN नगर पुलिस ने सोनी को छोड़ दिया। केस दर्ज किया है, को अक्यूज्ड बनाया है, सह आरोपी, लेकिन सोनी को अरेस्ट नहीं किया। अब यहाँ एक मानवीय पहलू देखिए, क्यों नहीं किया, जबकि जुर्म में बराबर की शरीक है, कम से कम 120B साजिश में शामिल है, एक बच्ची को अगवा करने में। दलील ये थी मानवीय आधार पर कि डिसूज़ा और उसकी बीवी सोनी, इनका दूर दूर तक कोई और जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अब अगर माँ को जेल भेज देते हैं तो जो 6 साल की बेटी है, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपनी माँ पर, वो कहाँ जाए, क्योंकि उसे जेल में आप रख नहीं सकते बिना किसी अपराध के। तो DN नगर पुलिस स्टेशन ने अदालत के ज़रिए ये तय किया कि फ़िलहाल जब तक इस बच्ची का कोई सामने आकर पालने की जिम्मेदारी न ले, महफूज हाथों में वो ना जाए, तब तक उसके माँ की गोद उससे नहीं छीनी जाएगी और वो बच्ची अपने माँ के साथ रहेगी। और इसीलिए माँ जेल में नहीं रहेगी, न पुलिस स्टेशन में रहेगी, वो अपने घर में रहेगी। एक माँ बाप जिसने एक दूसरे माँ बाप की गोद छीन ली, आप देखिए कि उसी माँ को उसी एक बेटी की वजह से जेल जाने से बचा लिया। जैसे बेटी वो भी थी, बेटी ये भी है। तो फिलहाल सोनी बाहर है और तलाश हो रही है कि उस बच्ची की अगर सही जगह पे कुछ उसकी गुंजाइश बन जाए, उसके पालने पोसने का इंतज़ाम, तो जो जुर्म है उसके लिए जो भी जेल और पुलिस है वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सोनी बाहर है, लेकिन डिसूज़ा जेल के अंदर है। अब आते हैं फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ढोंडू भोंसले पर। जब ये सारी चीज़ें हुई, वो पुलिस स्टेशन आए, इसके बाद परिवार से मिले और फिर एक सुकून और एक इत्मीनान जो उनके चेहरे पर या भाव और ये सारी खबरों के बाद कि आखिरकार 166 केस नंबर वो सुलझ गया। उनसे किसी ने पूछा, किसी जर्नलिस्ट ने, कि आप तो 15 में रिटायर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद 7 साल तक आप इस केस पे क्यों लगे रहे, तस्वीर जेब में लेकर क्यों घूमते रहे इस बच्ची की? तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कानून और फ़र्ज़ के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए।
तो ऐसी भी मिसालें हैं। हम लोग बहुत सारी खबरें करते हैं पुलिस और पुलिस के ख़िलाफ़, लेकिन कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी कहानियाँ सुनकर सचमुच दिल से सलाम करने को मन करता है। शायद भोसले साहब उनमें से एक ऐसे ही अफसर है। तो आज की ये कहानी थी।